एक बहुत ही शानदार इंसान से, एक बहुत ही ज़बरदस्त इंसान से और एक अपने स्टूडेंट से आपको मिलवाते हैं। तो सारे बच्चे एक बार तालियों के साथ में स्वागत करेंगे रितेश का। तो आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ रितेश से। तो रितेश आइए और एक बार बच्चों से अपनी जर्नी शेयर कीजिए और बताइए कि आपने कैसे-कैसे तैयारी करी? Hello everyone. Thank you sir for inviting me. एंड फर्स्ट मैं अपने आप को सबसे पहले अपने को इंट्रोड्यूस कराता हूँ। मेरा नाम रितेश कुमार सिंह है और मैं वाराणसी का रहने वाला हूँ। मेरा सीजीएल 2020 में ऑल इंडिया रैंक 128 है और मुझे डब्ल्यू की पोस्ट मिली है। अ, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि मैंने मेरी जर्नी क्या रही, मेरा क्या रहा, स्ट्रगल रहा। 2019 में मेरा बीटेक होता है और मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ था सर। तो बहुत कम पैकेज पे मेरा प्लेसमेंट हुआ था, तो मैं काफ़ी टेंशन में था कि अब क्या करना है लाइफ में और कैसे कैसे चीज़ें क्या करनी है। तो मैं घर चला गया। जब घर गया तो वहाँ मेरे पेरेंट्स थे, उन्होंने मुझे समझाया कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करिए। गवर्नमेंट जॉब एक ले लेंगे तो एक घर की सर, एक मिडिल क्लास में हमारे मतलब वहाँ ये है कि अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब में हो गए तो बहुत कुछ आप बदल सकते हैं और काफ़ी रिस्पेक्ट होती है गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉय की। तो वहाँ से मैंने फिर सोचा कि अब क्या करते हैं, तो वहाँ से फिर मैंने एक देखा यूट्यूब पे, समझा कि एसएससी सीजीएल एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें कि आपको रिस्पेक्ट, पावर, मनी सब कुछ मिलता है, एक पीसफुल लाइफ भी मिलती है, डिसेंट आपकी वर्क लाइफ बैलेंस रहता है। तो फिर मैंने वहाँ से सब कुछ फिगर आउट किया और मैं सोचा कि मैं सीजीएल तैयारी करता हूँ। फिर मैं यूट्यूब पे ऐसे एक दिन सर्च कर रहा था तो मुझे रैंकर्स गुरुकुल के बारे में पता चला था, विक्रम जी सर बता रहे थे। तो फिर मैं वहाँ से सामान-वामान लेके दिल्ली आ गया। फिर विक्रम जी सर से मिला, उन्होंने मुझे समझाया कि कैसे-कैसे आपको क्या-क्या चीज़ें रिसोर्सेज़ फ़ॉलो करनी है, कौन-सी बुक पढ़नी है। फिर मैं यहीं पे रह के रैंकर्स गुरुकुल मैंने तैयारी स्टार्ट की और उस टाइम मैथ के टीचर आते थे और अपने आदित्य रंजन सर वहाँ पढ़ाते थे, तो मैंने उनसे काफ़ी हेल्प ली। फिर रीज़निंग में विक्रम जी सर थे और इंग्लिश में प्रशांत सोलंकी सर थे। और आज प्रशांत सोलंकी सर मैं देखता हूँ कि बहुत प्रोफ़ेशनल हो गए हैं और उस टाइम ये काफ़ी मतलब इनोसेंट से थे और छोटा बच्चा था उस और टाइम में। उस टाइम काफ़ी मतलब छोटे। बहुत छोटी-सी उम्र में पढ़ाना शुरू कर दिया था मैंने। या सर, लेकिन सर के पास नॉलेज बहुत थी। मुझे अच्छी तरह याद है सर कि आप मैं डाउट मतलब जब भी क्लास होती थी तो मेरे बहुत सारे डाउट होते थे। तो मैं जब भी सर के पास जाता था डाउट पूछने, तो मतलब सर एक-एक डाउट आप क्लियर करते थे। मतलब इवेन मुझे आज तक याद है कि ईडब्ल्यू एक ईव होती है जो कि मुझे आपने बताई थी कि फीमेल शिप होती सीप है। होती हाँ, तो एक देखो, हो भाई को अब तक ये याद है कि छोटा-सा एक ये भी डाउट पूछा था। मतलब यही होता है, आपको चीज़ें याद रहती हैं। वो जो छोटे-छोटे मोमेंट्स होते हैं ना, उनको बाद में जीते हम। यानी कि कहीं न कहीं जब तैयारी कर रहे होते हैं, जब छोटी लगती है चीज़ें, बाद में लगता है यार हम ऐसी-ऐसी ये चीज़ें पूछ रहे होते थे। बहुत अच्छा लगता है, अच्छा फ़ील आता है। फिर उसके बाद सर जो इंग्लिश में जो भी आप पढ़ाते थे, तो मैं उसका नोट्स बनाता था और मैं क्लास के बाद हमेशा उसको 2 से 3 बार रिवाइज़ करता था। मैं आज भी कहूँगा जो स्टूडेंट हैं कि जो भी पढ़िए उसको 2 से 3 बार आप उसको रिवाइज़ करते रहिए। रिवीज़न नहीं करेंगे तो आप उसको भूल जाएँगे। और रिवीज़न मैं करता था, फिर साथ ही साथ मैं उसके जो भी जैसे सर नाउन पढ़ाते थे, मैं नाउन का क्वेश्चन लगा लेता था। फिर अगर प्रोनाउन पढ़ाए तो प्रोनाउन क्वेश्चन लगा लिया। इसी तरह जो भी सर पढ़ाते जाते थे मैं उसका रिवीज़न और प्लस उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेता था। और ख़ासकर मैं आपको बता दूँ, इंग्लिश को अगर मैं 3 पार्ट में बाँटूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रामर, सेकंड वोकैब वोकैब और थर्ड इंग्लिश कंप्रिहेंशन। तो ग्रामर के लिए आप जैसे मैं क्या करता, मैं अपनी बताता हूँ मैंने कैसे-कैसे किया। ग्रामर में मैंने सर के नोट्स और जो भी सर पढ़ाते थे उसका पूरा प्रॉपर मैंने बना रखा था अच्छे से और उसको रिवीज़न करता था और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेता था। वोकैब में मैं डेली 30 से 40 वोकैब याद करता था और फिर उसको डेली मतलब हर दूसरे दिन उसको रिवाइज़ करता। जो आज मैंने याद किया उसको कल रिवाइज़ किया, फिर 30-40 आगे वोकैब याद किए, फिर परसों ऐसे ही जो आज दोनों दिन पढ़ा उसको रिवाइज़ किया, फिर अगला जो 30-40 ऐसे करके। डेली मतलब ये शेड्यूल था कि मतलब बिना ब्रेक किए हुए कंटिन्यूअस इसको याद करना है। और रीडिंग में आपको बता दूँ कि आपको डेली 30 मिनट आपको रीडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है, जब हमारा जो मेंस का पेपर होता है सर, मेंस के पेपर में उस टाइम मेंस का 200 क्वेश्चन आते थे और 2 घंटे में करने होते थे, तो उस टाइम अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो वो अंडरस्टैंडिंग रीडिंग से होती डेवलप हो पाती है। जब आप जितना ज़्यादा रीड करेंगे इंग्लिश को, उतना ज़्यादा आपकी इंग्लिश की एक इंग्लिश लैंग्वेज है, तो आप उतना ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज को समझ पाएँगे। तो मैं 30 मिनट डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ता था और ज़रूरी नहीं कि आप द हिंदू पढ़िए। मैं तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था, वो भी जो क्रिकेट वाली न्यूज़ होती थी या बॉलीवुड मसाला होता था कि जो सर समझ में आए, जो कि मुझे समझ में आती मैं थी। खुद भी यही कहता हूँ। मैंने आपके टाइम पे भी यही बात बताई थी कि देखो, ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में पहले दिन एडिटोरियल लेके बैठ जाओ।
भाई स्टार्ट ऐसी जगह से करो जहाँ से चीज़ें समझ आएँ, क्योंकि जब समझ ही नहीं आएगा तो फिर पढ़ोगे क्या? तो स्टार्टिंग में कुछ ऐसी चीज़ें जिनमें आपका इंटरेस्ट हो वो पढ़ो। मैंने खुद भी क्रिकेट की चीज़ें ज़्यादा पढ़ी थी। क्रिकेट की, पॉलिटिक्स की, और वही चीज़ें जितने भी स्टूडेंट्स आएँगे हमारे, उनमें सब एक ही कॉमन चीज़ आपको झलकेगी, क्योंकि वही चीज़ें पढ़नी होती हैं। अगर आप एडिटोरियल पहले दिन खोल के बैठोगे तो भाई कैसे समझ पाओगे? ऑब्वियस सी बात है। वहीं सर मैं उस टाइम मुझे भी इंग्लिश रीड करने में बहुत दिक्कत होती क्योंकि जो मेरा मतलब स्कूलिंग था वो इतना अच्छा नहीं था कि मैं पहले से द हिंदू पढूँ। तो मैं द इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया इसका भी मैं मतलब क्या करता था कि जो बॉलीवुड मसाला होती है, क्रिकेट जो भी मुझे जिसमें मेरा इंटरेस्ट रहता था, वो मैं करता रहता था। और इंग्लिश मतलब मैं आपको बता दूँ कि इंग्लिश में क्या होता है कि आपको कॉन्टिन्यूअस सर पढ़ना पड़ता है क्योंकि अगर इंग्लिश ऐसी चीज़ है कि लैंग्वेज अगर आपने ब्रेक किया या आपने अगर 1 हफ्ते 2 हफ्ते नहीं पढ़ा तो फिर से पूरा चीज़ें रिवाइज़ करनी होती थी। तो इंग्लिश को तो मैं कहूँगा कि बिना आप ब्रेक किए हुए पढ़ते रहिए क्योंकि वो मैथ की तरह उसमें ऐसा चीज़ नहीं है कि आपके फ़ॉर्मूला रटे उसमें आप आंसर पाएँगे। तो इंग्लिश में तो ख़ास करके मतलब आपको रोज़ पढ़ना पड़ेगा। चलो ये बेसिक बातें आपने बताई, कुछ बच्चों के डाउट्स हैं जो मैं बता देता हूँ। एक तो बच्चे पूछ रहे हैं, एक तो लड़का है कोई कुंदन, उसका बता देता हूँ कि बेटा कुंदन, रैंकर्स गुरुकुल ऑफलाइन जो हमारा कैंपस है उसको हमने 1 फरवरी 2018 को ओपन किया था और तब से मैं उसमें पढ़ा रहा हूँ। तो रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल बाद में आया है, जो कि आप लिख रहे हो, लेकिन रैंकर्स गुरुकुल ऑफलाइन जो हमारा था वो 1 फरवरी 2018 से शुरू हुआ था। तो फालतू के कमेंट करने से पहले पूरी जानकारी ले लिया करो। दूसरी बात, एक बच्चे डाउट पूछ रहे हैं कि सर वोकैब को ना भूल जाते हैं बार-बार, तो आप खुद ही बताइए वोकैब को ना भूलें इसलिए ऐसे आपने क्या किया ऐसा? सर मैंने क्या किया था कि वोकैब हर कोई भूलता है, नॉर्मल सी प्रोसीजर है, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। तो मैं तो क्या किया था सर, हम लोग ने 3-4 लोगों का ग्रुप बनाया था गुरुकुल में और उसमें हम सभी मतलब अब एक-दूसरे को टारगेट देते थे कि डेली आपको 30 या 40 वोकैब करनी ही करनी है। और अगर कोई अगर नहीं करता था सर, तो हम लोग इस पनिशमेंट था कि इसको वो चाय पिलाएगा। तो छोटा-सा मतलब पनिशमेंट रखे थे कि अगर इससे क्या होगा कि वोकैब आप डेली याद करते रहें। और यही मैं ब बताऊँगा सर कि जीके में भी कर सकते हैं। जीके में जैसे स्टैटिक जीके होती हैं, जो याद करने वाली होती हैं, वो ऐसे ही आप याद करेंगे तो भूल जाएँगे। तो अगर 3-4 लोगों का ग्रुप बना के एक जो डेडिकेटेड बच्चे हैं, उनका अगर ग्रुप बना के अगर अच्छे से किया जाए और डेली एक-दूसरे को टारगेट किया जाए मतलब टारगेट दिया जाए, तो वो चीज़ें बहुत अच्छे से रहती हैं। क्योंकि हम सभी को होता है कि अपने ग्रुप में स्मार्ट बनना होता है, अपने ग्रुप में मतलब हर कोई चाहता है कि उसकी रिस्पेक्ट हो और कम से कम उसको पनिशमेंट तो ना मिले। तो मेरा भी यही था कि मुझे चाय ना पिलानी पड़े इसलिए मैं डेली अपना जो रहता था 20 से 30 या 40 वोकैब जो भी डेली करता था। और जैसे एक होता है ना कि सर कोई भी वोकैब है उसको जैसे पढ़ा जैसे कि एक होता है मिज़ोगैमिस्ट, तो मिज़ोगैमिस्ट मतलब जो कि मैरिड जो होती हैं उससे हेट करे, मैरिज से हेट करे। तो उसको मैं ऐसे कल्पना करता था कि कुछ हैं हमारे मतलब दोस्त जो कि मैरिज से हेट करते हैं तो वो मिज़ोगैमिस्ट हो गए। इस तरह मिज़ोगाइनिस्ट जो वुमेन से हेट करें। इस तरह मतलब मैं उसको विजुलाइज़ कर करके याद करता था। और अगर कुछ चीज़ें ज़्यादा हार्ड लगती थी उसको मैं एक पेपर पे लिख के रखता था जब भी मैं खाना खाने जाता था या सोता था या सोने से पहले या कोई भी चीज़ करने से पहले उसको डेली देखता था पेपर में। इससे कि बार-बार रिकॉल होगी तभी याद होगी। बिल्कुल सही बातें बताई, इसी तरीके से रिवीजन करते रहें। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि रितेश भाई का जो इंटरव्यू आएगा, एक डिटेल्ड इंटरव्यू आएगा आदित्य सर के साथ में, उस इंटरव्यू को सारे बच्चे ज़रूर देखना, जिसमें इनकी लाइफ के कुछ ऐसे छोटे-छोटे अनकहे किस्से जो कि आज की डेट में हर एस्पायरेंट झेल रहा होता है। कुछ ऐसी चीज़ें जो मुश्किल परिस्थितियाँ जो आप सब झेल रहे होते हैं, उन सारी छोटी-छोटी बातों को भी बताएँगे। आदित्य सर के साथ में इनका एक बहुत ज़बरदस्त इंटरव्यू आपका आएगा और बहुत जल्द आएगा, ठीक है? बहुत जल्दी से आ जाएगा। तो वहाँ पे ये बताएँगे। बाकी मैं इनसे यहाँ पे एक और चीज़ जो पूछना चाहूँगा वो ये है कि एक बार ये बताएँ बच्चों को थोड़ा-सा कि सिलेक्शन से पहले लाइफ जो थी वो नॉर्मल होती है, आज वो बच्चे जी रहे हैं। तो उस पे ज़्यादा बात करने से अच्छा है कि एक बार ये बताओ कि सिलेक्शन के बाद की जो लाइफ है, उसको आप किस तरीके से जी रहे हैं? अ, मैं बता दूँ सर सिलेक्शन से पहले और सिलेक्शन के बाद में बहुत अंतर होता है। और वो मैं अच्छी तरह सर देख रहा हूँ कि कोई मुझे जानने वाला नहीं, कोई मेरा कहीं रिस्पेक्ट नहीं, कहीं मेरा कहीं कोई पहचान नहीं थी। और उसके बाद सबसे अच्छी मैं एक बताऊँ कि जेब में पैसे भी नहीं। मतलब कुछ नहीं आप समझिए। घर वाले, रिश्तेदार हर कोई मतलब आपको ताना मारेगा, आपसे पूछेगा कि आप क्या कर रहे हो? आप किसको-किसको बताओगे कि अभी तैयारी कर रहे हैं? अगर सर बताते थे कि मतलब तैयारी कर रहे हैं तो सामने से यही क्वेश्चन होता था कि कब तक तैयारी करोगे? कब तक तैयारी करोगे? इसका हम लोग के पास कोई जवाब नहीं होता है। लेकिन रिज़ल्ट के बाद आपको बताऊँगा कई चीज़ें बदल गई। जैसे फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊँगा कि ज़िंदगी में एक सुकून आ गया। अब क्या होता है कि अब मैं जैसे उस टाइम जब मैं सिलेक्टेड नहीं था, तो मैं हमेशा सरकारी रिज़ल्ट खोलता था रात में, देखता था कि कौन-सा फ़ॉर्म भरना है, कौन-सा नहीं और इवन छोटे-छोटे फ़ॉर्म भरता था, सीजीएल के फ़ॉर्म, एमटीएस के फ़ॉर्म। कोई फ जॉब छोटा नहीं है, लेकिन क्या होता था कि
हम लोग का कहीं सिलेक्शन हुआ नहीं था, तो हर फॉर्म भरना पड़ा, हम लोग भरते थे। एनटीपीसी का फॉर्म हो गया, इस तरह बैंक का, ईएसआईसी का, हर सारे फॉर्म भरते थे, बीआईएस का, कि कहीं सिलेक्शन हो जाए। तो इससे क्या होता था कि अननेसेसरी बर्डन पड़ता था, उसका एग्ज़ाम दो, फिर उसका कट ऑफ देखो, फिर उसके क्वेश्चन देखो, ये करो। अब क्या होता है कि अब ऐसा कुछ नहीं है, अब सुकून है लाइफ में कि हाँ ठीक है, अब एक जगह हो गए हैं, अब आराम है। और सेकंड आपको बताऊँ, पेरेंट्स, पहले पेरेंट्स बहुत मेरे सर रहते थे टेंशन में कि मतलब क्या होगा, क्योंकि सर एक मिडिल क्लास के लिए मैं बताऊं फिर कि मिडिल क्लास के लिए गवर्नमेंट जॉब बहुत बड़ी चीज़ होती है, और हर पेरेंट्स ये सोचता है कि उसका बच्चा मतलब एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जाए, और सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर खासकर हो जाए तो और भी अच्छी बात है। तो मेरे पेरेंट्स भी हमेशा चिंतित रहते थे कि कब इसका होगा, क्या नहीं, बहुत कब से लगा हुआ है। तो जिस दिन मेरा रिज़ल्ट आया, मैं आपको बता दूं कि मेरी माताजी तो नहीं थी उस टाइम, लेकिन मेरे पिताजी थे। मैंने उनको बताया कि मेरा रिज़ल्ट ऐसे ये हुआ है, बहुत खुश हुए। मैं आपको बता नहीं सकता कि वो जो पल होते हैं वो कितना मतलब अनमोल होते हैं। आपको मतलब उस पल से कोई उसका कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। और थर्ड आपको बताऊं, पैसे से रिलेटेड, कि एक इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से जो हम लोग आते हैं, वहाँ सर मनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कि आपके पास जब मनी नहीं होती तो आपको समझ में नहीं आता क्या करें, कैसे, क्या चीज़, कब, मतलब एक छोटा सा चीज़ मैं आपको बताता हूँ सर। जैसे मुझे जूते भी खरीदने होते थे तो अपने पिताजी से पैसे मांगने होते थे, तो लगता था कि मतलब एक आता था, सेल्फ रिस्पेक्ट आ अब जाता था कि पिताजी ही देंगे पैसे जब तक नौकरी नहीं है, तो हाँ, और कहाँ से मांगोगे? और वही बात सर। वैसे लेकिन कुछ बच्चे जुगाड़ कर लेते हैं दूसरी जगह से भी पैसे का, है ना? कुछ बच्चों ने अपने अपने सेटिंग बिठा रखी है। हो सकता है, अक्सर हो सकता है, अक्सर मेरा कोई सेटिंग नहीं था। तो मैं तो अपने पिताजी से मांगता था। मैं बहुत था कि कैसे, मतलब इस एज में भी आके अब कब तक सारे पिताजी पिताजी से ही मांगते हैं, मैं भी। बाकी कुछ बच्चे होते हैं, हम वैसे नहीं है। तो यार, जस्ट मतलब जोकिंग थोड़ा सा। तो अब ये है कि सर मतलब अब कम से कम ये है कि अब मांगना नहीं पड़ेगा। हाँ, अभी ज्वाइनिंग नहीं आई है, लेकिन अब ये है कि 2-3 महीने से जब भी आएगी सैलरी होगी तो अब मांगना नहीं पड़ेगा। और इवन मैंने सोचा है कि सर अपनी फर्स्ट जो सैलरी आएगी अपने पिताजी को अच्छा सा गिफ्ट करूंगा, तो वो मुझे अच्छा लगेगा उस दिन। और बहुत कुछ है आपको यार, एक तो रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट आपकी इतनी बढ़ जाएगी सोसाइटी में, जो आप अभी, कि आपकी कोई जो रिस्पेक्ट नहीं है, आपको कोई पूछता नहीं। जान लीजिए कि आपको इतने लोग पूछेंगे ना, आपके पास इतने फ़ोन आएंगे कि आप फ़ोन उठाते उठाते परेशान हो जाओगे। अब क्या है, मैं बता नहीं सकता सर कि मतलब पहले क्या होता था कि जब हम लोग तैयारी करते थे तो बहुत एक लोनली लाइफ हम लोग जीते थे। ऐसा लगता था कि जैसे कोई वनवास में जी रहे हो, वनवास काट रहे हो। लेकिन अब ऐसा लगता है कि अरे इतना मतलब इतना चीज़ें बदल कैसे गई, इतना गुरुकुल चीज़ें। तो वैसे ही वनवास टाइप हो हाँ, जाता गुरुकुल में है। वहाँ तो हम लोग सर वैसे गुरुकुल में वैसे भी वनवास टाइप ही फीलिंग आती है। वहाँ सारे बच्चे सर मतलब बाल मुड़वा के एक सिंपल लाइफ स्टाइल, और एक मतलब सुबह से लेके रात तक हम लोग पढ़ते थे। मतलब वहाँ गुरुकुल में सर सुबह उठिए, ब्रेकफास्ट करिए, फिर पढ़िए, फिर मॉक टेस्ट दीजिए, फिर लंच, फिर थोड़ा रेस्ट, फिर शाम को फिर क्लासेस होती थी, फिर रिवीजन, फिर रात को डिनर, उसके बाद फिर वो हम लोग याद करते थे, पढ़ते थे। तो वो लाइफ काफ़ी स्ट्रगल था, लेकिन अच्छा लगता था सर। वो लाइफ भी बहुत मेमोरेबल थी लाइफ। चलो बढ़िया, आपकी जर्नी शानदार रही। बाकी एक फुल इंटरव्यू आदित्य सर के साथ में बहुत जल्दी आएगा, उसको सारे बच्चे जरूर देखना, क्योंकि रितेश की जो लाइफ स्टोरी रही है वो बहुत ही इंस्पायरिंग है। आपको भी इंस्पिरेशन जरूर मिलेगी, तो वो इंटरव्यू आप किसी भी कंडीशन में मिस मत करना। मैं खुद कह रहा हूँ, मत मिस करना। बहुत जबरदस्त इंटरव्यू आपका आने वाला है और बहुत जल्द आने वाला है। तो रितेश का सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आप आए, समय दिया, बच्चों को बताई बातें। और बाकी इंटरव्यू के लिए भी अभी से आपको थैंक यू। बहुत ज़बरदस्त इंटरव्यू आपका होने वाला है। मेरी आदित्य सर से भी बात हुई थी इस चीज़ को लेके। और बाकी बच्चे, आप सभी को भी थैंक यू। आप इतनी देर तक रितेश की सारी बातों को सुना और अपने क्वेश्चंस पूछे। थैंक यू ठीक यार। है, और बाकी अब आगे हम मॉक टेस्ट को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो शानदार एक मॉक टेस्ट होगा। थैंक यू सर। ठीक है, ओके रितेश, ओके सर, ओके। थैंक यू।